नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपनी इस हिस्ट्री की सीरीज़ की नेक्स्ट क्लास में। अब तक हम हिस्ट्री के जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके हम कई नगर पढ़ चुके हैं, जिनमें हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो जो मेन नगर थे इनको पढ़ लिया, कालीबंगा पढ़ ली, और लोथल और सुरकोटड़ा, चन्हूदड़ो, ये नगर हमने पढ़ लिए और कई नगर पढ़ लिए। लगभग 10-12 नगर हम पढ़ चुके हैं। इनको आपको याद रखना है, याद रखोगे तभी आप सक्सेस हो पाओगे। इनको याद रखना है। अब उसके आगे के नगर हम पढ़ेंगे। ज़्यादा बात नहीं करनी है, हमको क्लास पे फोकस करना है, क्योंकि वैसे भी हमारी क्लास 15 से 20 मिनट की होती है, तो इसमें हम बात नहीं कर सकते, हम प्रतिबद्ध हैं। हम नेक्स्ट चलते हैं अपने टॉपिक पर। अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं बनवाली। बनवाली कहाँ पर है इसकी बात करें तो ये हरियाणा के हिसार जिले में है, सरस्वती नदी के किनारे, जिसको घग्गर नदी भी बोला जाता है। वर्तमान में लुप्त स्थिति में है, मतलब इसमें जल नहीं है, लुप्त स्थिति में है सरस्वती नदी, घग्गर नदी भी बोला जाता है। इसकी उत्खनन की बात करें तो इसका उत्खनन किया था आर.एस. बिष्ट ने 1974 में। किसने किया था? आर.एस. बिष्ट ने 1974 में। आर.एस. बिष्ट बोले तो रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था 1974 में। यहाँ से क्या क्या अवशेष प्राप्त हुए? यहाँ से अवशेष प्राप्त हुए हैं जौ के, जौ उपजाने के या पैदा करने के, तिल के या और सरसों के अवशेष मिले हैं। सरसों, जौ और तिल के अवशेष मिले हैं। और यहाँ से मिला है एक हल्का प्रतिरूप। प्रतिरूप मतलब मिट्टी का बना हुआ हल मिला है यहाँ से। कहाँ से? बनवाली से। बनवाली कहाँ है? हरियाणा के हिसार में, सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित है बनवाली। इसका उत्खनन किया था आर.एस. बिष्ट, रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया 1974 में। क्लियर हो गया बनवाली। नेक्स्ट साइट पढ़ते हैं। नेक्स्ट साइट हमारी है धौलावीरा। धौलावीरा की बात करें तो धौलावीरा कहाँ है? धौलावीरा हमारी है गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात के कच्छ में। कहाँ पर है? गुजरात के कच्छ में। इसके उत्खनन की बात करें तो इसका उत्खनन किया था 1990 से 91 के बीच वही रविंद्र सिंह बिष्ट, आर.एस. बिष्ट ने किया था 1990 से 91 के बीच धौलावीरा का उत्खनन। कहाँ पर है ये? गुजरात के कच्छ में स्थित है धौलावीरा। यहाँ से अवशेषों की बात करें, यहाँ से अवशेष हमको क्या क्या प्राप्त हुए हैं? यहाँ से प्राप्त अवशेषों से हमें पता चला है कि यहाँ पर हड़प्पा की तीनों अवस्थाएं मिली हैं। प्राक हड़प्पा, परिपक्व हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा की तीनों अवस्थाएं कहाँ से मिली हमको? धौलावीरा से मिली है। धौलावीरा जो गुजरात में। और ये जो 1990-91 में खोजा गया धौलावीरा, ये अब तक का सबसे बड़ा नगर मिला था 90-91 तक का। उसके बाद तो और भी बड़े नगर मिले हैं। 90-91 तक का धौलावीरा सबसे बड़ा नगर था। यहाँ पर और एक बांध मिला है, स्टेडियम मिला है और एक श्राइन बोर्ड मिला है, जिस पर 10 वर्णमाला लिखी जा सकती थी। मतलब 10 वर्ण लिखे जा सकते थे। किस पर? एक श्राइन बोर्ड पर। जैसे अपने भी तो होता है श्राइन बोर्ड की ये रास्ता इधर जा रहा है, या फिर ये स्टेडियम है, या फिर ये अस्पताल है, वैसा साइन बोर्ड मिला है। कहाँ पर? धौलावीरा में। ठीक है, आपके धौलावीरा भी क्लियर हो गई होगी। हाँ, अब ये छोटी छोटी जो मिली है, ये साइटें छोटी छोटी ही बची है, इनमें इतनी चीजें ही मिली है। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो बड़ी थी, उनमें आपके लिए पूरी एक क्लास ली गई है, उनको अच्छे से समझाया गया है। इनमें से क्वेश्चन इनमें से ही बनेगा। अगर इनसे बाहर जाता है तो आप क्या उसको कोई भी नहीं करेगा। इतना ही सब पढ़ाते हैं, मैं तो उससे थोड़ा एक्स्ट्रा ही पढ़ा रहा हूँ। तो इससे बाहर गया तो टेंशन मत लेना, सभी उसको छोड़ेंगे। तो इतना ही आता है। इनमें से छोटी छोटी सब छोटे छोटे नगर बचे हैं। बड़े थे हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, उनमें आपके लिए एक भी नहीं छोड़ा है, उनको पूरा क्लियर करके पढ़ाया गया है। अब हम नेक्स्ट साइट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट साइट है हमारी राखीगढ़ी। राखीगढ़ी की स्थिति की बात करें तो ये है हरियाणा में, घग्गर नदी के तट पर ही स्थित है राखीगढ़ी। और राखीगढ़ी की जो खोज की थी या उत्खनन किया था 2015 में किया रफीक मुगल ने। किसने? रफीक मुगल ने। राखीगढ़ी है जो अब तक की, वर्तमान तक की, आज तक की बता रहा हूं, अब तक की सबसे बड़ी साइट है पूरी सिंधु घाटी सभ्यता की। सबसे बड़ी साइट कौन सी है? राखीगढ़ी। रफीक मुगल ने इसकी खोज की थी। उत्खनन में क्या प्राप्त हुआ? उत्खनन की बात करें तो यहाँ से 3 सांस्कृतिक स्तर प्राप्त हुए हैं। मृदा के 3 स्तर प्राप्त हुए हैं कि 3 बार बसी है, 3 बार उजड़ी है। ये सभ्यता है, जो ये साइट है राखीगढ़ी, ये कहाँ पर स्थित है? हरियाणा में, घग्गर नदी के तट पर स्थित है राखीगढ़ी। इसके बाद हमारी नेक्स्ट साइट आती है। नेक्स्ट साइट है हमारी आमरी। क्या है? आमेरी। ये कहाँ स्थित है? ये है सिंधु नदी के तट पर। कहाँ है? सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसकी उत्खनन की बात करें तो 1955 में
एन जी मजूमदार, ए जी नहीं एन जी मजूमदार, नैनी गोपाल मजूमदार ने 1955 में किया था इसका उत्खनन। यहां से प्राप्त क्या हुआ, यहां से प्राप्त हुए हैं 12 सिंगे के अवशेष। 12 सिंगा आप जानते हो, हाँ हिरण का जैसा होता है लेकिन हिरण नहीं होता। 12 सिंगे के अवशेष मिले हैं, कहां से, आमरी से। 1955 में इसका उत्खनन किया एन जी मजूमदार ने। तो ये हमारी साइट्स थी इनकी। आप ये टेबल देख लीजिए, इस टेबल को आप याद कर लेना। ये टेबल आपको लास्ट में भी प्रोवाइड करा देंगे, जब आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ये टेबल है हमारी पूरी सिंधु घाटी सभ्यता की जो भी साइट्स थी उनकी, ये हमने साइट्स पढ़ ली है। अब बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता तो ये थी, अब ये इसका विनाश कैसे हुआ, ये अब तक क्यों नहीं रह पाई ये सभ्यता, वो लोग या वो नगर अब तक क्यों नहीं चल पाए, क्या कारण रहे। तो उन कारणों की बात करें तो हर इतिहासकार, हर पुरातत्ववेत्ता अलग अलग मत देता है कि कोई कहता है बाढ़ के कारण, कोई कहता है आग लगने के कारण, और कोई कहता है प्रशासनिक शिथिलता के कारण, कोई कहता है आर्यों के डर से। तो सबके अलग अलग मत हैं, इन सब मतों को आपको याद रखना है। ये मत देख लीजिए, ये मत दिए हैं अलग अलग इतिहासकार ने, अलग अलग मत दिए हैं। जॉन मार्शल तो कहता है कि प्रशासनिक शिथिलता के कारण, जॉन मार्शल जी कहते हैं कि प्रशासनिक शिथिलता के कारण जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये नष्ट हो गई। और आर.एल. स्टाइन कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण। जॉन मार्शल तो कहता है प्रशासनिक शिथिलता के कारण, आर.एल. स्टाइन कहते हैं जलवायु परिवर्तन के कारण। ऑर्नेस्ट मैक कहते हैं कि बाढ़ के कारण। बाढ़ के कारण कौन बताता है, ऑर्नेस्ट मैक। डी.डी. कोसाम्बी कहते हैं कि आग लगने के कारण। और जो गार्डन चाइल्ड है वो कहते हैं कि आर्यों के डर से या आर्यों के आक्रमण से इन्होंने इस स्थान को छोड़ दिया। तो ये कारण थे या फिर ये तथ्य थे या फिर ये मत थे जो अलग अलग इतिहासकार, अलग अलग पुरातत्ववेत्ता ने हमको दिए। ये मत आप याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इन सभी मतों का। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम आगे पढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता वैसे तो कंप्लीट हो गई, लेकिन एक बार मैंने आपको बोला था कि इसका जो हम दृष्टिकोण से देखेंगे, कृषि के दृष्टिकोण से कैसी थी और वास्तुकला की दृष्टि से कैसी थी, तो इसको सबको हम देखेंगे। तो स्थापत्य कला के हिसाब से देखें इसको, तो इसकी व्यवस्था कैसी थी। इसकी व्यवस्था मैं आपको बताऊं दो तरीके से थी। एक तो थी दुर्गीकृत या अदुर्गीकृत, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया था ना पहले, सीटाडेल जो था उच्च वर्ग के लोगों के लिए ऊंचे स्थानों पर, जैसे इसमें देखिए ऊंचे स्थान पर गुंबद सा बना हुआ है, ऊंचे स्थान पर उच्च वर्ग के लोगों के लिए रहने का स्थान था, क्या उसको बोला जाता था सीटाडेल। और नीचे निचले स्तर के लोगों के लिए, सामान्य वर्ग के लोगों के लिए नीचे स्थानों पर या सामान्य स्थान पर उनका रहने का स्थान था। ऊंचे स्थान पर कौन रहते थे, उच्च वर्ग के लोग, और निम्न स्थान पर या सामान्य या समतल जमीन पर रहते थे, नीचे रहते थे निम्न वर्ग के लोग या सामान्य वर्ग के लोग। उच्च वर्ग के लोग कहाँ रहते थे, सीटाडेल में, उसको बोलते थे सीटाडेल बोला जाता था। किसको, तो ऊंचा सा गुंबद है। और 9 से 34 फीट तक की इसकी सड़कें होती थी, 2-2 मीटर की लगभग चौड़ी गलियां होती थी। और बात करें तो सड़कें हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी, जिससे पूरा शहर एक ग्रिड में बन जाता था। जयपुर सिटी भी ग्रिड व्यवस्था में है, पहले इसको बनाया गया था तो 90 डिग्री पर काटती थी, लेकिन अब तो कुछ इसका स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया है। तो ग्रिड में इसको बोला जाता है ग्रिड व्यवस्था। तो ग्रिड प्रणाली कहाँ है, सिंधु घाटी सभ्यता में 90 डिग्री पर सभी सड़कें काटती थी। तो चौकोर या फिर वर्ग के जैसे इसके स्ट्रक्चर बन जाते थे, जिसको ग्रिड पैटर्न बोला जाता है। और घरों में 2 या 3 कमरे होते थे, और आंगन में एक कुआं होता था, शौचालय होता था, पानी की उत्तम व्यवस्था थी। ईंट के अनुपात की बात करें तो 1:2:4 में इसकी ईंटें होती थी। 1 चौड़ाई होती थी, मतलब ऊंचाई उसकी 4 उसकी लंबाई होती थी, और उसकी चौड़ाई की बात करें तो वो कितनी होती थी, 2। ठीक है, 1:2:4 में इसकी ईंटों का अनुपात हुआ करता था। और स्थापत्य कला की बात करें तो यहाँ पर स्नानागार, अन्नागार, डॉकयार्ड जैसे बंदरगाह, ये चीजें मिली है। तो ये तो थी इसकी स्थापत्य कला की विशेषता या स्थापत्य की विशेषता। अब बात कर लेते हैं कृषि एवं पशुपालन की विशेषता की। कृषि एवं पशुपालन की यहाँ पर जो अवशेष मिले हैं उनसे हमें क्या प्राप्त हुआ, उनसे हमें ज्ञात हुआ कि यहाँ पर गेहूं, जौ और सरसों,
कपास, खजूर, तिल इनकी खेती होती थी। जो कपास है उसको यूनानी लोग सिंडन के नाम से जानते थे, क्योंकि वहाँ अवशेष मिले उनसे ज्ञात होता है। तो ये फसलें ये उपजाया करते थे। अब पशुपालन की बात करें तो ये बैल, गाय, बकरी, भैंस, भेड़, सूअर आदि का पालन करते थे या रखते थे, पालते थे। इनको गैंडे का भी ज्ञान था, मतलब कि इनको ये पता था गैंडा जानवर भी होता है, लेकिन अश्व से ये अनभिज्ञ थे। जैसे कई बुक्स में लिखा हुआ है कि ये अश्व को नहीं जानते थे, अश्व इनके टाइम पे नहीं था। लेकिन जैसा कि हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कि अश्व की हड्डियां भी मिली हैं, लेकिन वो संशय युक्त हैं। इसलिए आपको अगर क्वेश्चन आ जाए क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अश्व से परिचित थे, तो नहीं परिचित थे। हाँ, साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन वो संशय युक्त हैं। अब बात करें इसकी नेक्स्ट विशेषता की, वो है उद्योग धंधों की या व्यापार की। तो उसकी विशेषता की बात करें तो ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे, लोहा धातु है उससे परिचित नहीं थे। लोहा का विकास आगे हुआ है, लोहा का ज्ञान बाद में हुआ है। लोहा धातु नहीं जानते थे, ये तांबा जानते थे, कांसा जानते थे। ये लोहे से परिचित नहीं थे, ये तो आपको पता है। ये तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे? अपने कौन सी सभ्यता? राजस्थान की गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त करते थे। और चांदी कहाँ से प्राप्त करते थे? चांदी प्राप्त करते थे दक्षिण भारत से। और ये मिट्टी के बर्तन बनाने में कुशल थे। आपने देखा होगा कि ज्यादातर स्थानों से मिट्टी के बर्तन, मृद भांड मिले हैं। मन के बनाने के कारखाने 2 जगह से मिले हमको। और क्या क्या चीजें मिली हैं या और क्या विशेषता थी? तो और इनका संबंध मेसोपोटामिया सभ्यता से थे, ईरान की मेसोपोटामिया सभ्यता से, क्योंकि मेसोपोटामिया सभ्यता की यहाँ पर 24 मोहरें मिली है, जिससे ये ज्ञात होता है कि उनसे इनके संबंध थे। और मेसोपोटामिया से प्राप्त साक्ष्यों से पता चलता है कि सिंधु घाटी के जो लोग थे उनको मेसोपोटामिया वाले लोग मेलुहा, क्या मेलुहा शब्द के नाम से पुकारते थे। किस शब्द से? मेलुहा शब्द से पुकारते थे। ये नाम उनके लिए रख रखा था संबोधन का कि ये सिंधु घाटी सभ्यता वाले लोग हैं, तो इनको मेलुहा नाम से पुकारते थे सिंधु घाटी सभ्यता के। यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता में लगभग 2500 मोहरें मिली हैं, जिनमें एक सींग वाले जानवर का चित्रण है। ये सभी जो मोहरें वो सेल खड़ी पत्थर की बनी हुई है। 2500 से ज्यादा मोहरें मिली है, ये सभी सेल खड़ी पत्थर की बनी हुई है। और रेशम के अवशेष मिले हैं महाराष्ट्र के रेवासा से। और बाटों की बात करें तो यहाँ पर बाट चलते थे, वो चलते थे 1, 2, 4, 6, 8, 16 ऐसे बढ़ते हुए क्रम में चलते थे, बाट चलते थे। तो ये हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी जो हमने पूरी पढ़ ली है। अगर इसमें भी कुछ रह गया तो आप कमेंट में डाल देना, कुछ समझ नहीं आया तो उसको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा नेक्स्ट क्लास में। एक बात और कहूँ आपसे कि जो मैंने बताया था कि राजस्थान पुलिस में सिलेक्शन हो चुका है, तो उसमें क्या है कि हमको टाइम नहीं मिल पा रहा है इसकी हिस्ट्री की क्लास बनाने के लिए। तो हिस्ट्री की क्लास में थोड़ा लेट हो सकता है, इसीलिए आप सब्र रखना। फिजिकल की तैयारी में थोड़ा टाइम कम मिल पाता है इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में, इसीलिए उसके लिए सॉरी है। हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट में बताइए, कमेंट हमारे पास पहुंच जाते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा। उससे रिलेटेड अगर वीडियो इंपॉर्टेंट होगा तो आपके लिए वीडियो भी बना देंगे। वीडियो ये सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी पर थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आप एंड तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करना। हमको आपने इतना प्यार दिया, प्यार देते रहना, सहयोग करते रहना। इसी तरह हम आगे बढ़ते रहेंगे, अपना कारवां चलता रहेगा, लोग जुड़ते रहेंगे। वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, कमेंट करना। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे हमें मोटिवेशन होगा। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप हम तक पहुंचोगे। धन्यवाद।